Good morning, students, teachers, and dear friends. I hope you all had a wonderful weekend and are fresh for the starting of week. Team Home Science की तरफ से you all are welcome to Monday online class 13 for subject Home Science. And today's topic is care and maintenance of fabrics in institutions. संस्थाओं में वस्त्रों की देखभाल और रखरखाव. सबसे पहले कोविड-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर. बच्चों, बदलकर अपना व्यवहार करें कोरोना पर वार. बच्चों, हमें अपने आप को और अपनी फैमिली को कोरोना इन्फेक्शन से बचाना है. तो इसके लिए अपने हाथों को साबुन से एटलीस्ट 20 सेकेंड्स तक वॉश करें. मास्क को अच्छी तरह से पहनना है. ध्यान रखें कि आपका मास्क नाक, मुंह को अच्छी तरह से ढक ले. फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है. एटलीस्ट 2 मीटर डिस्टेंस या फिर 6 फीट की दूरी जरूरी है. और घबराए नहीं, बल्कि सावधानी बरतें. आप जानते ही हैं कि दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन का ज्यादा प्रभाव है. इसे कम करने के लिए हम सभी ने योगदान देना है. जब भी आप रेड लाइट पर खड़े हों, अपनी गाड़ी का इग्निशन ऑफ कर ले. अगर हम इसे फॉलो करेंगे तो पोल्यूशन को काफी कंट्रोल कर सकते हैं. याद रखें बच्चों, हम सबकी है ये जिम्मेदारी. प्रदूषण से मुक्त हो दिल्ली हमारी. और सबसे पहले गाइडलाइंस. बच्चों, आप बहुत समय से अपनी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं. यहाँ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देना चाहूंगी. आपने चैट बॉक्स का यूज केवल क्वेश्चंस पुट अप करने के लिए करना है या फिर आपने अपने आंसर्स के लिए ही इसे यूज करना है. साथ ही आप अपने फ्रेंड्स को भी कंटिन्यूअस ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए कहें और अपने साथ पेन और नोटबुक रखना ना भूलें. एक्नॉलेजमेंट. हमने जो भी कंटेंट यहाँ यूज किए हैं दैट इज प्योरली फॉर लर्निंग पर्पस. एनसीईआरटी बुक्स ह्यूमन इकोलॉजी एंड फैमिली साइंसेस पार्ट 1 and 2, KindMaster, YouTube videos, images, photographs, all these presentations are taken from various websites and are purely for teaching and learning purpose, and all the copyright and trademarks belong to their respective IP owners. We thank all holders for their rights. साथ में disclaimer, अगर कोई error नजर आता है तो it would be rectified accordingly. तो बच्चों, मिलते हैं अपने फैसिलिटेटर से आज. मैं हूं ममता चौधरी, लेक्चरर होम साइंस फ्रॉम गार्गी एसकेवी ग्रीन पार्क एक्सटेंशन से. और मेरे साथ है शैली गांधी, लेक्चरर होम साइंस GG SSS रानी बाग से. हेलो शैली मैम. Hello, Mamta ma'am, and a very warm morning to all the students and all the teachers attending today's class. बच्चों, अब मिलते हैं हमारी टीम होम साइंस के, जिनके कॉन्टिन्यूअस गाइडेंस, मोटिवेशन और कोऑपरेशन से ही हम ऑनलाइन क्लास कर पाते हैं. मिलिए प्रतिभा गोयल, लेक्चरर होम साइंस कोर एकेडमिक यूनिट से, एंड शी इज आल्सो द टीम कोऑर्डिनेटर. मंजू शर्मा, lecturer home science SKB Rasouri Garden Extension. Ritu Kher, lecturer home science School of Excellence Madanpur Khadar. Shilpi Goyal, lecturer home science SKB New Friends Colony se, and Ruchi Singh, lecturer home science GG SSS Nathupura. Thank you team home science for a rock solid support always. और अब है ये हमारे रिजल्ट्स का टाइम, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार होता है. So now results of quiz 12. 9,822 students out of 24,253 students have scored perfect 10. Congratulations students, you have done a great job. और अब first 10 perfect scorers के नाम: सोनल from GG SSS Kakrola, Nancy SKB Nangloi, अंजु शुक्ला SKB पीरागढ़ी विलेज, कोमल SOE मदनपुर खादर, रीना SKB पीरागढ़ी, स्नेहा अग्रवाल SKB दालूपुरा, अनामिका GG SSS मुकुंदपुर, साची SKB रमेश नगर, निशा कौशिक SKB धर्मपुरा, पिंकी SKB पीरागढ़ी से. थैंक यू स्टूडेंट्स, आपने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया है
और यहाँ पे बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिनके नाम यहाँ लिए जा रहे हैं. वी ऑल आर वेरी प्राउड ऑफ यू. बट रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट गेट डिसहार्टेंड. आप प्रैक्टिस करते रहिए और नेक्स्ट टाइम आपके नेम्स यहाँ जरूर होंगे. तो बच्चों, आओ शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक्स इन इंस्टीट्यूशंस. संस्थाओं में वस्त्रों की देखभाल और रखरखाव. यहाँ हम वेरियस इंस्टीट्यूशंस जैसे हॉस्पिटल्स, होटल, रेस्टोरेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एटसेट्रा में वस्त्रों की देखभाल और रखरखाव के बारे में जानेंगे. तो बच्चों, लेट्स gear up for an interesting session with us. अरे वाह, बहुत ही सुंदर कोट है. Care for your clothes like the good friends they are by Joan Crawford. जैसा हम अपने प्यारे दोस्तों की केयर करते हैं, वैसे ही हमें अपने कपड़ों की देखभाल या केयर करनी चाहिए ताकि वो लंबे समय तक हमारा साथ निभाएं. तो आइए बच्चों, अब जानते हैं इस लेसन के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, अधिगम उद्देश्य. तो ये पाठ पढ़ने के बाद कपड़ों और अन्य उत्पादों की देखभाल और रखरखाव का क्या महत्व है, हम ये जानेंगे. आवश्यक प्रक्रियाओं और विभिन्न उपकरणों एवं उनके उपयोग को समझ पाएंगे. इस क्षेत्र में जीविका के लिए तैयारी कैसे करनी है, ये जान पाएंगे. अस्पतालों और होटलों में कपड़ों की देखभाल और रखरखाव किस तरीके से करते हैं, ये भी हम जान पाएंगे. लेसन आगे बढ़ाने से पहले एक जनरल बात बच्चों में करना चाहूंगी. साफ और सुथरे जो परिधान हैं और घरों में इस्तेमाल होने वाले जो कपड़े हैं, वो साफ, चमकदार और दाग रहित होने चाहिए. और ये सब एक दक्ष धुलाई और अच्छी ड्राई क्लीनिंग का परिणाम होता है. कपड़ों का प्रयोग परिधान और घरों के अलावा बड़ी बड़ी संस्थाओं में भी होता है. जैसे हॉस्पिटल्स ही ले ले तो आपको लगता होगा कि शायद हॉस्पिटल्स में केवल बेड स्प्रेड्स या डॉक्टर्स के कपड़े, इन सब में कपड़ों का इस्तेमाल होता है. पर छोटी छोटी चीजें जैसे पट्टियां हैं और मास्क हैं और इसके अलावा हेड गियर्स हैं, इन सब में भी कपड़ों का इस्तेमाल होता है. और कपड़े जहां पर भी इस्तेमाल होते हैं उनका साफ सुथरा होना, वेल मेंटेन होना बहुत जरूरी है. और इसी के बारे में हम इस लेसन में आज पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक्स की, जिसमें दो पहलू शामिल हैं. पहला पहलू, कपड़े की सामग्री को भौतिक क्षति से मुक्त रखना. आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि कपड़े बहुत ज्यादा गंदे या उन पे दाग ना लगे और वो फटे नहीं, और अगर कोई क्षति पहुंचती है तो उसमें आप सुधार कर ले. धब्बों और धूल को हटाते हुए उसके रंग रूप, चमक और उसकी बनावट तथा दृष्टिगोचर होने वाली विशेषताओं को भी बनाए रखना है. तो बेसिक कॉन्सेप्ट अब हम जान लेते हैं. वस्त्रों की देखरेख और रखरखाव जो है वो किन बातों पर निर्भर करती है. सबसे पहले आ जाता है फाइबर कंटेंट कैसा है. स्टेपल फाइबर है, फिलामेंट फाइबर है, या टाइप ऑफ यान की अगर हम बात करें तो सिल्कन यान है या वुलन है या कॉटन का यान है. फैब्रिक कंस्ट्रक्शन टेक्निक, वस्त्र निर्माण की कौन सी तकनीक यूज की गई है, कपड़ा वोवन है, निटेड है, कोई लेस फैब्रिक है, तो उस हिसाब से हम उसकी मेंटेनेंस करते हैं. फिनिशेस कपड़ों पर कैसी करी गई है, मर्सराइजिंग फिनिश होती है, जैसे स्टिफनिंग की फिनिशिंग होती है, वाटर प्रूफिंग की फिनिश होती है, अलग अलग तरह की फिनिशिंग होती है कपड़ों पर. तो उसके हिसाब से कपड़ों की जो है देखरेख की जाती है. एंड लास्टली, पर्पस फॉर विच इट इज यूज. जो कपड़ा आप पहन रहे हैं वो घर में पहनने वाला कपड़ा है, पार्टी वेयर क्लॉथ है, बेड स्प्रेड है, टॉवल्स हैं, कर्टन्स हैं. तो जिस हिसाब से कपड़ा होता है और जो उसकी बनावट होती है, उस हिसाब से कपड़ों की देखरेख की जाती है.
जो कपड़ों की धुलाई के लिए जो उपयोग में लाने वाले 3 तरह के मुख्य उपकरण हैं, उसमें सबसे पहला आ जाता है वॉशिंग इक्विपमेंट्स, धुलाई के उपकरण, ड्राइंग इक्विपमेंट्स, सुखाने के उपकरण एंड थर्ड आयरनिंग प्रेसिंग इक्विपमेंट्स, इस्त्री और प्रेस करने के उपकरण। बच्चों, घरों में तो अगर आप देखें तो आमतौर पर जो धुलाई होती है, वो बचपन से आप लोग देखते आ रहे होंगे कि हाथ से कपड़े धोए जाते हैं, टब, बाल्टी, चिलमची, ब्रशेस, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। पर आजकल बहुत से घरों में वॉशिंग मशीन्स का भी उपयोग होता है और जनरली जो वॉशिंग मशीन्स मार्केट में पाई जाती हैं, वो हैं फ्रंट लोडिंग मशीन्स जो सामने से भरी जाती हैं या टॉप लोडिंग मशीन्स जो ऊपर से भरी जाती हैं। और ये जो आप साइड में देख रहे हैं वो है ट्विन टब मशीन, जिसमें 2 कंपार्टमेंट्स हैं, एक वॉशिंग के लिए और एक स्पिनिंग और ड्राइंग के लिए। मशीनें 3 प्रकार की होती हैं। फुली ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक में कंट्रोल पैनल होता है, जिसको एक बार हम सेट कर देते हैं। सेट करने के बाद प्रचालक की इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी कि एक बार बटन दबाया और कपड़े जो हैं ऑलमोस्ट ड्राई होकर के मशीन से निकलते हैं। दूसरी तरह की जो मशीनें होती हैं, दे आर सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स। उसमें जो प्रचालक है उसके समय समय के अंतराल पर हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। और ये जो मशीन्स हैं, 2 टब वाली मशीनें होती हैं। एक टब में वॉशिंग की प्रक्रिया होती है, कपड़े धुल जाते हैं तो प्रचालक को कपड़े निकाल करके दूसरे टब में शिफ्ट करने पड़ते हैं, जहां पर कपड़े का खंगालने का काम और फिर ड्राइंग का काम होता है। तीसरे तरह की जो मशीन्स हैं, दे आर मैन्युअली ऑपरेटेड मशीन्स, जहां पर 50% और ज्यादा काम जो है वो मैन्युअली होता है। इसमें सिर्फ वॉश टब होता है, कपड़े की धुलाई हो जाती है, उसके बाद प्रचालक को कपड़े निकालने पड़ते हैं और पानी से खंगालने पड़ते हैं और निचोड़ने और ड्राइंग, ये सारे काम मैन्युअली करने पड़ते हैं। वर्किंग ऑफ अ फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। अब ये वॉशिंग मशीन्स जो फुली ऑटोमेटिक हैं, ये किस तरीके से कार्य करती हैं? जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मशीन्स के ऊपर एक कंट्रोल पैनल होता है। हम जो है ड्राई कपड़े मशीन में डाल देते हैं और मशीन को चला देते हैं। मशीन पहले ड्राई कपड़ों का वजन करती है, वजन के हिसाब से ही वो अपने आप वाटर जो है वो उसका लेवल सेट कर देती है। पानी भी मशीन अपने आप सेट करती है एंड टेम्परेचर जो है मशीन में पानी का, वो भी मशीन अपने आप सेट करती है। 2 इनलेट्स होते हैं मशीन में, एक ठंडे पानी का, एक गर्म पानी का। और कपड़ों के हिसाब से हमने जिस कपड़ों की भी सेटिंग की है, कॉटन, वुलन, सिल्कन, उस हिसाब से पानी का टेम्परेचर भी सेट हो जाता है। तो एक बार ये सब कार्य हो जाता है तो उसके बाद वॉशिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। अभी हमने 3 तरह की मशीनों के बारे में पढ़ा, पर ये जो फुली ऑटोमेटिक मशीन होती हैं, फ्रंट लोडिंग या टॉप लोडिंग, इनमें वॉशिंग की प्रक्रिया अलग-अलग हो सकती है। जैसे एजिटेशन, स्पंदन, पल्सेशन, अवपातन और टम्बलिंग, एजिटेशन आलोडन, पल्सेशन संपादन और टम्बलिंग जो है वो अवपातन। ये अलग अलग तरह की जो मशीन्स होती हैं उसमें कोई भी प्रोसेस हो सकता है। उसके बाद रिंसिंग की प्रक्रिया होती है, कपड़े पानी में खंगलते हैं, ये कार्य भी अपने आप मशीन में होता है। एंड देन नेक्स्ट स्टेप इज वाटर एक्सट्रैक्शन। वाटर एक्सट्रैक्शन में क्या होता है कि ऑलमोस्ट 60 to 70% पानी जो है वो सोख लिया जाता है। और ये भी अलग तरह की मशीनों में अलग प्रोसेस हो सकते हैं, स्पिनिंग, चक्रण, बॉटम ड्रेन, तली निकास, कॉम्बिनेशन, संयोजन। और अब हम इनके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे।
तो सबसे पहला जो वॉशिंग प्रोसेस है दैट इज एजिटेशन। तो ये जो है ये ऊपर से भरने वाली मशीन्स यानी कि टॉप लोडिंग मशीन्स में यूज होता है। तो ये जो प्रोसेस है इसमें आलोडन में ब्लेड्स होते हैं जो घूम सकते हैं। कुछ मशीनों में ये एक दिशा में घूमते हैं, कुछ मशीनों में ये दोलन भी कर सकते हैं, पहले राइट में घूमेंगे फिर वापस से इनकी मूवमेंट लेफ्ट में होगी। इससे टब में धारा का प्रवाह होता है जिससे जल वेग पूर्वक कपड़ों को गीला कर देता है और साफ करता है। दूसरी जो वॉशिंग प्रक्रिया है दैट इज पल्सेशन या स्पंदन। तो दिस इज ऑल्सो यूज्ड इन टॉप लोडिंग मशीन्स और इसमें जो मूवमेंट है दैट इज कॉज्ड बाय अ वर्टिकल पल्सेटर। एक लंबा सा स्ट्रेट पल्सेटर होता है मशीन के बीचों बीच जिसकी मूवमेंट्स बहुत फास्ट होती हैं और जब ये चलती हैं तो कपड़े जो है वो साफ हो जाते हैं। उसके बाद आ जाता है तीसरा तरीका टम्बलिंग या अवपातन। तो ये जो तरीका है ये फ्रंट लोडिंग मशीन में ये प्रोसेस होता है। तो फ्रंट लोडिंग मशीन जो होती हैं उसमें धुलाई क्षैतिज अवस्था में रखे एक सिलेंडर में होती है जो छिद्र युक्त परफोरेटेड होता है और यहाँ पे पानी में कपड़े नहीं होते बल्कि पानी कपड़ों तक पहुंचता है छिद्रों द्वारा और कपड़ों की धुलाई होती है। तो बच्चों, अभी तक आपने जाना कि वॉशिंग प्रोसेस कैसे हो रहा है। अब हम चलिए जानते हैं वाटर एक्सट्रैक्शन यानी कि जल निष्कर्षण प्रक्रिया किस प्रकार होती है। बच्चों, ये 3 तरीकों से किया जा सकता है। फर्स्ट है हमारा स्पिनिंग, जिसे चक्रण भी कहते हैं। जब चक्रण प्रक्रिया 300 चक्कर पर मिनट या राउंड्स पर मिनट, हम आरपीएम भी कहते हैं, से अधिक होती है तब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है जो पानी को कपड़ों से बाहर फेंकता है और यह जल पंप द्वारा नाली में बहा दिया जाता है। सेकेंड प्रोसेस है बॉटम ड्रेन, जिसे हम तली निकास या छिद्रित टबों वाली मशीनें जिसमें होती हैं। धुलाई की प्रक्रिया समाप्त होने पर और फिर रिंसिंग के बाद ये स्टॉप हो जाती हैं और फिर जो पानी एक्सेस जमा होता है इसको ये पंप से बाहर फेंक देती हैं। टब से पानी निकलने के बाद टब तेजी से स्पिनिंग शुरू करता है और जिससे बचा हुआ पानी भी बाहर ड्रेन आउट हो जाता है। एंड थर्ड प्रोसेस है कॉम्बिनेशन, जिसमें बॉटम ड्रेन और स्पिनिंग का इसमें कॉम्बिनेशन होता है। इसमें ये दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं जिसमें मशीन को रोकने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रोसेस द्वारा वाटर ड्रेनेज बहुत ही बढ़िया होता है क्योंकि मशीन में से पानी चलते हुए निकाला जाता है और गंदगी भी पानी के साथ मशीन के तले से साफ हो जाती है। इस प्रोसेस में 600 से 620 आरपीएम की स्पीड उपयुक्त होती है क्योंकि इससे कपड़ों में रिंकल्स नहीं पड़ते हैं। और बच्चों, अब हम जानेंगे ड्राइंग इक्विपमेंट्स के बारे में। और आप जानते ही हैं कि हम कपड़ों को खुले में सुखाते हैं या फिर धूप में सुखाते हैं। तो यहाँ पे हम 2 प्रकार के ड्रायर्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं कमर्शियल लॉन्ड्रीज में, उनके बारे में हम यहाँ जानेंगे। फर्स्ट ड्रायर जो है उसमें लो टेम्परेचर पर निम्न तापमान की वायु को बहुत ही हाई वेलोसिटी से ड्रायर में डाला जाता है और इससे जो है कपड़ों में नमी निकल जाती है। इस प्रकार से कपड़े का तापमान और ह्यूमिडिटी यानी कि पानी की नमी जो है वो कमरे में नॉर्मल बनी रहती है। सेकेंड ड्रायर्स हैं जहां पे उच्च ताप की वायु धीरे धीरे रिलीज की जाती है ड्रायर के अंदर और इस ड्रायर में वायु की गति धीमी होती है, इसलिए निष्कासित वायु यानी कि रिलीज्ड एयर में हाई ह्यूमिडिटी कंटेंट होता है। अब बच्चों जानते हैं आयनिंग या हॉट प्रेसिंग इक्विपमेंट्स कौन से हैं, उनके बारे में चलिए समझते हैं। इस्त्री या आयनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वस्त्रों को प्रयोग में लाते या धोते समय जो रिंकल्स पड़ जाते हैं या सिलवटें पड़ जाती हैं उनको हम निकालते हैं। और रिंकल्स निकालने के अलावा आयन का हम इस्तेमाल क्रीज बनाने के लिए भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपकी
स्लीव्स पर क्रीज बनाना या पैंट्स पर क्रीज बनाना या स्कर्ट में क्रीज बनाने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। हम बच्चों घरों में इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली आयरन का इस्तेमाल करते हैं और इसके अंदर एक नॉब होता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। इस नॉब को हम एडजस्ट कर सकते हैं। जैसा कपड़ा हमने आयरन करना है, सपोज आपने कॉटन प्रेस करना है तो आप उसको हाई टेम्परेचर पर सेट कर लेंगे और जो सेटिंग होती है वो थर्मोस्टेट की वजह से होता है। इसका प्रोसेस है कि इसमें जो टेम्परेचर सेट किया गया है वही मेंटेन रहेगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा। और अब हम देखते हैं कि हाउस होल्ड लेवल पे हम कौन कौन सी आयरन इस्तेमाल करते हैं। प्रेस के मॉडल और यूसेज के अकॉर्डिंग इसका वजन 1.5 से 3.5 केजी तक हो सकता है। बिजली से चलने वाली प्रेस का टेम्परेचर वोल्टेज पर डिपेंड करता है। जितना अधिक वोल्टेज होगा उतनी ही ज्यादा प्रेस गर्म होगी। प्रेस में चिकनी मेटल की सतह भी होती है जिसे गर्म किया जाता है। कुछ प्रेस में स्टीम का भी यंत्र होता है जिससे स्टीम रिलीज होती है और रिंकल्स आसानी से दूर हो जाते हैं। आपने बच्चों देखा ही होगा घर में हम लाइट वेट आयरन का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जनरली हमारी जो लॉन्ड्री होती है, डेली आइटम्स होते हैं वो लाइट होते हैं। लेकिन अगर आपने हेवी आर्टिकल्स को आयरन करना है, जैसे कर्टन्स हो गया या ब्लैंकेट्स, बेडशीट्स हो गई, तो उसके लिए आपको हेवी आयरन का इस्तेमाल करना होगा, अदरवाइज फिनिशिंग नहीं आएगी। आपने देखा ही होगा बहुत ही गलियों के अंदर के आपको एक इस तरह का आयरन का स्ट्रक्चर दिखता है जिसके अंदर हॉट चारकोल यानी कि गर्म कोयलों को इस्तेमाल किया जाता है प्रेस को गर्म करने के लिए। ये एक ढक्कनदार धातु के बक्से की तरह होता है जिसमें गर्म करने के लिए हम कोयले के टुकड़े रखते हैं और इसको मैनुअली ऑपरेट किया जाता है। यानी कि अगर इसका तापमान ज्यादा हो जाए तो आपको इसको थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा, अदरवाइज कपड़े जल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे हाउस होल्ड आर्टिकल्स की हम किस प्रकार केयर और मेंटेनेंस करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा घरेलू धुलाई, जिसमें हमारे रोज के दैनिक यूज करने की छोटी वस्तुएं होती हैं जिन्हें हम बड़ी आसानी से घर में ही कर लेते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर कमर्शियल लॉन्ड्रीज, जिसे हम व्यावसायिक धुलाई घर भी कहते हैं। इसमें बच्चों आपको जो आपके उसमें कस्टमर्स होते हैं ये बड़े स्तर पर और अपने कस्टमर्स को विशेष सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। कस्टमर्स को इन दुकानों पर कपड़े लेकर जाना पड़ता है और वापस लेकर आना पड़ता है। बट nowadays many shops are providing home delivery services also। यहाँ घरों, दुकानों, हॉस्टल से कपड़े भी लाए जाते हैं और प्रॉपर केयर और मेंटेनेंस की जाती है। बच्चों आजकल समय की कमी तथा घर के सदस्यों के कामकाजी होने के कारण कई लोग वॉशिंग या आयरनिंग के लिए व्यवसायी व्यक्तियों की सेवाएं किराए पर लेते हैं। ये व्यक्ति आपके कपड़ों की प्रॉपर वॉशिंग, आयरनिंग करके आपको वापस कर देते हैं और इसका चार्जेस भी लगता है। इन लोगों के पास एक डेजिग्नेटेड प्लेस होता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पे अपना ये वॉशिंग प्रोसेस कंडक्ट करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि हमारे कमर्शियल लॉन्ड्रीज, जिसे हम ड्राई क्लीनिंग शॉप्स भी कहते हैं, कैसे कार्य होता है। यहाँ ग्राहक कोई भी हो सकता है या फिर कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, जैसे कि हॉस्टल, छोटे होटल्स, रेस्टोरेंट या फिर आपके नर्सिंग होम्स। यहाँ की लॉन्ड्री आप यहाँ पे केयर की जाती है और जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं बहुत ही बड़े लेवल पे काम होता है। व्यवसायिक धुलाई घर के विभिन्न सेक्शंस होते हैं। बच्चों आप पिक्चर में देख रहे हैं काफी बड़ी मशीन्स पे काम हो रहा है। इन धुलाई घरों में बड़े बड़े उपकरण यूज किए जाते हैं और अलग अलग सेक्शंस होते हैं, सारे काम डिवाइड किए जाते हैं। इन धुलाई घरों के विभिन्न विभागों में एक अलग काम होता है। सब सेक्शंस पूरे अच्छी तरह से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि एक सेक्शन में अगर ड्राइंग प्रोसेस हो रहा है, एक सेक्शन में वॉशिंग प्रोसेस हो रहा है, एक प्रेसिंग के लिए रखा गया है, तो हर सेक्शन एक डेजिग्नेटेड प्लेस के लिए रखा जाता है। कुछ
धुलाई घरों में हॉस्पिटल और होटल्स की लॉन्ड्रीज के लिए भी अलग सेक्शन मेंटेन किए जाते हैं ताकि कपड़ों के अंदर कोई मिक्सिंग ना हो, और कुछ लॉन्ड्रीज के अंदर पर्सनल लॉन्ड्रीज के लिए भी अलग सेक्शन होते हैं। बच्चों, कुछ लॉन्ड्री के अंदर आपका ड्राई क्लीनिंग सेक्शंस मेंटेन किए जाते हैं, जहां पे जो कपड़े आते हैं, जैसे कि आप पिक्चर्स में देख रहे हैं, सिल्क के गारमेंट्स हैं या जरी वाले गारमेंट्स हैं या फिर ब्लैंकेट्स या कालीन अगर आते हैं तो उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है। ये डिपेंड करता है कि फाइबर का नेचर क्या है, क्या रेशा उपयोग किया गया है, क्या फिनिशिंग होनी है और उसकी चमक कैसे बरकरार रखनी है। ये सारे काम अलग ड्राई क्लीनिंग सेक्शंस में किए जाते हैं। और बच्चों, कुछ लॉन्ड्रीज के अंदर पूर्व उपचार की भी व्यवस्था होती है, जैसे कि रिपेयर वर्क अगर करना है, बटन निकल गया है या छोटे मोटे अगर रफू करने हैं तो वहां पे बड़ी ही आसानी से ये किए जाते हैं। और कुछ सेक्शंस के अंदर विशेष परिसज्जा के लिए भी अलग जगह होती है, जहां पे डाइंग, कलरिंग और जरी पॉलिश जैसे प्रोसेस किए जाते हैं। बच्चों, जैसे मैंने बताया था कि ड्राई क्लीनिंग में जरी का काम भी किया जाता है और जरी विद टाइम ब्लैक हो जाती है, काली पड़ जाती है। तो वॉशिंग के बाद, प्रॉपर ड्राई क्लीनिंग प्रोसेस के बाद उसके ऊपर पॉलिश की जाती है ताकि उसकी चमक मेंटेन की जा सके। तो बच्चों, ये सब जानकारी लेने के बाद अब स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन राउंड। Name the process of smoothing out wrinkles created with use or during washing. उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसमें वस्त्रों को प्रयोग में लाते या धोते समय पड़ने वाली सिलवटों को समतल किया जाता है। ऑप्शन ए स्टिफनिंग, कड़ा करना, या फिर ऑप्शन बी आयनिंग, प्रेस करना। बच्चों, अभी आपने जाना इस प्रोसेस के बारे में जिसमें हम सिलवटें या रिंकल्स निकालते हैं। तो अब देखते हैं आपको कितना समझ आया है। So you write your answers in the chat box. Shelly ma'am, हाँ are we जी। getting any answers? हाँ जी ममता मैम, बिल्कुल आंसर्स आने शुरू हो गए हैं और बच्चों ने बिल्कुल ठीक पहचाना है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, ironing. The process of smoothing out wrinkles created with use during washing is ironing. So very good children. तो आइए अब हम जानते हैं लार्ज इंस्टीट्यूशंस में लॉन्ड्री कैसे की जाती है। बहुत से बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहां पे अपनी हाईटेक लॉन्ड्रीज होती हैं, जैसे होटल्स, हॉस्पिटल्स, प्रिजन्स, एयरलाइंस, शिपिंग कंपनीज, रेलवेज। पर आज हम यहाँ पर जानेंगे होटल्स और हॉस्पिटल की लॉन्ड्री में क्या खासियत होती है और यहाँ पर कपड़ों की धुलाई कैसे होती है। तो सबसे पहले बच्चों, हम एक छोटा सा वीडियो देखते हैं जिसमें एक व्यावसायिक लॉन्ड्री के बारे में बताया गया है, यानी कमर्शियल लॉन्ड्री के बारे में, और उसको देखकर आप काफी हद तक समझ जाएंगे कि लॉन्ड्री प्रोसेस किस प्रकार से होता है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंस्टीट्यूशनल लॉन्ड्री। हॉस्पिटल और गेस्ट लॉन्ड्री में कपड़ों की देखभाल और रखरखाव कैसे करते हैं, इसके बारे में यहाँ हम जानेंगे। व्यावसायिक धुलाई घर विभिन्न भागों में डिवाइड किए जाते हैं और प्रत्येक भाग एक स्पेशल कार्य के लिए रखा जाता है। सबसे पहले कपड़ों को वजन किया जाता है ताकि सही वजन ही वॉशिंग मशीन में जाए। इन मशीन्स में 100 किलो तक कपड़े एक साइकिल में वॉश किए जा सकते हैं। यहाँ वॉश साइकिल जैसे पानी से निकालना, केमिकल वॉश, दाग धब्बे निकालना और उदासीन करने की प्रक्रिया की जाती है। दाग धब्बों को मैनुअली निकाला जाता है ताकि सुपीरियर हाइजीन और सफाई प्राप्त की जा सके। धुलाई के बाद वस्त्रों में से पानी निकाला जाता है और गीले कपड़ों को ड्रायर में सुखाया जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस है कैलेंडर आयन का। यहाँ कपड़ों को बहुत ही गर्म कैलेंडर आयन पर फैलाकर रखा जाता है ताकि फाइन आउटपुट मिल सके। एक बहुत ही बढ़िया प्रेस के बाद कपड़ों को सफाई से फोल्ड किया जाता है और अब ये डिस्पैच के लिए रेडी हैं।
गेस्ट लॉन्ड्री में प्राइवेट लॉन्ड्री यानी कि मेहमानों के कपड़ों की धुलाई होती है। यहाँ इको फ्रेंडली बैग्स में कपड़े धुलाई घर में लाए जाते हैं और टैग किए जाते हैं। कपड़ों को रंग और संरचना के आधार पर छांटा जाता है, फिर कपड़ों को वॉशिंग मशीन में धुलाई के लिए लाते हैं। यहाँ एक अलग वॉशर भी है जहाँ सिर्फ सफेद कपड़ों की धुलाई ही होती है। हॉस्पिटल लॉन्ड्री की तरह ही यहाँ भी वॉश साइकिल जैसे पानी से निकालना, रसायनों से निकालना, दाग धब्बे निकालना और उदासीन करने की प्रक्रिया भी की जाती है। अच्छी तरह से धुलाई के बाद कपड़ों में से पानी निकाला जाता है और ड्रायर्स में सुखाया जाता है। यहाँ कई प्रकार के ड्रायर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे ट्राउजर ड्रायर, बेंच प्रेस एंड स्टीम प्रेस। इन सारी प्रक्रियाओं में कपड़ों की चमक और सॉफ्टनेस बरकरार रखी जाती है और ये कपड़े अब डिलीवरी के लिए रेडी हो गए हैं। जिन कपड़ों को ड्राई क्लीनिंग की जरूरत होती है उन्हें ड्राई क्लीनिंग मशीन्स में डाला जाता है, जहां स्पंज क्लीनिंग की जाती है और स्पेशल रिएजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि कपड़ों की चमक, संरचना, रंग और सॉफ्टनेस मेंटेन रखी जा सके। हॉस्टल स्टूडेंट्स की लॉन्ड्री हॉस्टल से ही पिक की जाती है और टैग की जाती है। यहाँ पिजन होल्स में कपड़ों को अलग रखते हैं और स्पेशल कोड्स नंबर डाले जाते हैं जो हर स्टूडेंट्स के लिए अलग होते हैं। यहाँ रिसाइकलिंग को भी एनकरेज किया जाता है और इको फ्रेंडली सामग्री ही इस्तेमाल में लाई जाती है। थैंक यू। तो आइए बच्चों, अब हम जानते हैं कि होटल के धुलाई घर की क्या खासियत होती है। वस्त्रों का सौंदर्य बोध और अंतिम सज्जा, एस्थेटिक्स और फाइनल फिनिश जो है उस पे सबसे अधिक महत्व दिया जाता है होटल की लॉन्ड्री में। वस्त्रों की अंतिम परिसज्जा अर्थात स्टार्च लगाना, प्रेस करना और सही हाथ दक्ष तह लगाने पर बल दिया जाता है, यानी कि सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए। और यहाँ पर मेहमानों की व्यक्तिगत कपड़ों की धुलाई का भी ध्यान रखा जाता है। और अगर हम हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा महत्व जो दिया जाता है वो है स्वास्थ्य, स्वच्छता और विसंक्रमण को। बहुत से हॉस्पिटल्स में उपयोग के बाद फेंकने वाले सामान का भी प्रयोग किया जाता है। डिस्पोजेबल आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है, खास तौर पर जो इन्फेक्शियस डिजीज वाले सेंटर्स होते हैं वहां पर, और इस्तेमाल के बाद उनको डिस्पोज ऑफ या कंडम कर दिया जाता है। और जो डेली लॉन्ड्री होती है हॉस्पिटल्स की, उसमें मेन तौर पर सूती या टेरिकॉट के वस्त्र होते हैं और यहाँ दक्ष परिसज्जा को उतना महत्व नहीं दिया जाता। बच्चों, अब हम जानेंगे कि हॉस्पिटल्स में लॉन्ड्री जो है वो कैसे फंक्शन करती है। अभी आपने वीडियो में देखा था, काफी हद तक आपको समझ आ गया होगा। तो अब जानते हैं कि ये प्रोसेस कैसे होता है। सबसे पहले जो इमरजेंसी है या मुख्य ओटी है, ओपीडी है, विभिन्न विशेषज्ञता केंद्र हैं और वार्ड से गंदे वस्त्रों को एकत्र कर लिया जाता है। उसके बाद कपड़ों के भंडार या सीधे अस्पताल से धुलाई संयंत्र तक ले जाए जाते हैं। धुलाई संयंत्र में यानी कि लॉन्ड्री प्लांट में पहुंचने के बाद कपड़ों को अनलोड किया जाता है और उनको अलग अलग किया जाता है। जैसे बेडशीट्स हैं वो अलग हो जाएंगे, पेशेंट्स के कपड़े अलग हो जाएंगे, डॉक्टर्स के कपड़े अलग, ऑपरेशन थिएटर के कपड़े अलग। तो जितने भी अलग तरह के कपड़े होते हैं उनको सॉर्ट कर लिया जाता है। देन उसके बाद जो वॉशिंग है वो बड़ी बड़ी मशीनों में की जाती है, जिनकी जो कैपेसिटी है कम से कम 100 किलोग्राम प्रति लोड होती है। वॉशिंग की प्रक्रिया खत्म होने के बाद हाइड्रो एक्सट्रैक्शन होती है, यानी कि पानी को निकाला जाता है। हाइड्रो एक्सट्रैक्टर्स जो हैं दे वर्क इन अ सेंट्रीफ्यूगल मोशन व्हिच गेट
gets rid of 60 to 70% moisture. तो यहाँ पे 60 से 70% नमी जो है वो सोख आती है और इसकी ऑप्टिमम स्पीड जो है दैट इज अराउंड 600 to 620 RPM. ड्राई होने के बाद जो कपड़े निकलते हैं, जो बची हुई अराउंड 30% to 40% नमी होती है, उसको थोड़ी देर कपड़े फैलाने के बाद सुखाया जाता है. देन उसके बाद प्रेसिंग का कार्य होता है. स्टीम प्रेस भी होती है, बेंच प्रेस भी होती है, कैलेंडर आयन भी होती है और आयनिंग के बाद कपड़ों को अच्छी तरीके से फोल्ड कर दिया जाता है और स्टैक कर लिया जाता है, उनके ढेर बना करके रख दिया जाता है. अगर कपड़ों में कोई खराबी हो, जैसे कोई कपड़ा फट गया हो या खराब हो गया हो, तो उसमें सुधार का कार्य किया जाता है और अगर सुधार कार्य करने लायक वो कपड़ा नहीं हो तो उस कपड़े को कंडम कर देते हैं. एंड लास्ट उसके बाद बड़ी बड़ी ट्रॉलीज में कपड़ों को पैक करके अच्छे से रख देते हैं और उसके बाद वहां से उसको जहां पे भी अस्पताल में कपड़ों की आवश्यकता होती है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है. And now another question for you all. Aesthetics and final finish of the articles are most important in hotels or hospitals. वस्त्रों का सौंदर्य बोध और अंतिम सज्जा सबसे अधिक महत्वपूर्ण होटल में होती है या अस्पताल में? तो बच्चों चैट बॉक्स में अपने आंसर दीजिए. क्या है आपका आंसर? ऑप्शन ए होटल्स या ऑप्शन बी हॉस्पिटल्स? ममता मैम, बच्चे जवाब दे रहे हैं क्या? यस शैली मैम, बच्चे बहुत तेजी से आंसर आने शुरू हो गए हैं और बच्चे ऑप्शन ए यानी कि होटल्स को लिख रहे हैं. इसका मतलब बच्चों ने बहुत ही अच्छे से टॉपिक सुना है. वेरी गुड स्टूडेंट्स. वस्त्रों का सौंदर्य बोध और अंतिम सज्जा सबसे अधिक इम्पोर्टेंट होटल्स में होती है. वेरी गुड रिस्पॉन्स. तो बच्चों जानते हैं कि इस क्षेत्र में हम अपना करियर किस प्रकार बना सकते हैं. वस्त्रों की देखभाल और रखरखाव का क्षेत्र बहुत ही टेक्निकल है. जैसा कि आपने देखा कि हम यहाँ पे केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, मशीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. तो आइए जानते हैं कि इस स्टेज की इसमें किस जरूरत होगी. तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि फाइबर कंटेंट क्या होना चाहिए, किस तंतु से वस्त्र बने हुए हैं, यान क्या है, फैब्रिक प्रोडक्शन टेक्निक्स क्या इस्तेमाल की गई हैं, कलरिंग टेक्निक्स क्या इस्तेमाल हो रही हैं, फिनिशेस यानी कि परिसज्जा कैसे की जा रही है और इस प्रकार हम क्या उसका देखभाल और मेंटेनेंस करेंगे. साथ ही हमें नॉलेज होनी चाहिए जो भी प्रोसेसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं इन सभी के अंदर, कि कैसे कपड़े को हमने हैंडल करना है, कैसे देखभाल करेंगे, कौन सी सामग्रियों का इस्तेमाल करना है, उसका हमें यहाँ पे जानकारी लेनी चाहिए. इसमें हमें जो इस रसायन युक्त करने हैं, जो रिएजेंट्स यूज करने हैं, उनका वस्त्रों पे क्या प्रभाव होता है, क्या केमिकल कॉम्पोजिशन है, कहीं हमारे गारमेंट्स जो हैं वो खराब तो नहीं हो जाएंगे, इसकी नॉलेज भी बहुत जरूरी है. साथ ही मशीनों की आवश्यकताओं, उनकी कार्यप्रणाली, जो मशीनरी है उस पे कैसे काम करना है, कैसे हैंडल करना है, कैसे मशीनरी फंक्शन करती है, इसकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत जरूरी है. तो बच्चों चलिए देखते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इस फील्ड में क्या होनी चाहिए. यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर सकते हैं लॉन्ड्री मैनेजमेंट में, जहाँ पे 6 months, 8 months या फिर 1 year के कोर्सेज अवेलेबल हैं. और ये कोर्सेज आप पॉलिटेक्निक से, ITI से या फिर इग्नू से आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं. और ये कोर्सेज करने के बाद आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर सकते हैं लॉन्ड्रीज के अंदर, जहाँ पे आपको वर्किंग मशीनरीज का उसका भी आपको ज्ञान मिलेगा. और अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो बड़े आपके जो हाई लेवल की कमर्शियल लॉन्ड्रीज है वहां पे वो इंटर्नशिप प्रोवाइड कराते हैं. अगर आप इंटरेस्टेड है ग्रेजुएशन लेवल के लिए डिग्री कोर्सेज करने के लिए, तो आपको टेक्सटाइल साइंस, टेक्सटाइल केमिस्ट्री,
फैब्रिक एंड अपैरल जैसे विषयों में आपको डिग्री लेने की जरूरत है और ये आप यूनिवर्सिटी से या फिर स्टेट कॉलेजेस से ले सकते हैं। तो बच्चों चलिए देखते हैं कि इस क्षेत्र में आप कहाँ-कहाँ अपनी जॉब्स ले सकते हैं। ये यहाँ पे आपको देखना है कि जो भी हम यहाँ पे स्टडीज कर रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, उसके बाद एक बहुत अच्छा क्षेत्र है जैसे कि एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज का, जिसमें आप स्व उद्यमी गतिविधियों में प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ आप अपनी स्वयं की लॉन्ड्री खोल सकते हैं और कस्टमर्स को या संस्थाओं को अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। यहाँ पे आप सेवाएं महानगरों में भी दे सकते हैं, जहाँ पे लोगों को बहुत जरूरत होती है इन एक्टिविटीज की। आप उपचार गृह, छोटे हॉस्पिटल या फिर डे केयर सेंटर्स या फिर ओल्ड एज होम्स में भी अपनी धुलाई सेवाएं दे सकते हैं। और अपनी इंटर्नशिप और डिग्री कोर्सेज करने के बाद आप अपनी योग्यता अनुसार अलग अलग हाईटेक लॉन्ड्रीज में भी प्लेसमेंट ले सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ बच्चों, जैसे कि रेलवेज में या फिर एयरलाइंस में, शिपिंग लाइंस के अंदर, होटल्स के अंदर या फिर हॉस्पिटल्स की जो उच्च तकनीक वाली लॉन्ड्रीज है, वहां पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, अब जानते हैं इस लेसन से रिलेटेड कौन सा प्रैक्टिकल हमें करना है। तो प्रैक्टिकल नंबर 8 है हमारा, रिमूव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेन्स फ्रॉम व्हाइट कॉटन क्लॉथ, बॉल पेन, करी, ग्रीस, इंक, लिपस्टिक, टी एंड कॉफी। सफेद सूती वस्त्र से विभिन्न धब्बे हटाना, बॉल पेन, सब्जी, चिकनाई, स्याही, लिपस्टिक, चाय और कॉफी। तो आइए जानते हैं बच्चों कि हम ये धब्बे एक सफेद सूती वस्त्र पर से किस प्रकार से हटाएंगे। सबसे पहले बॉल पेन का धब्बा। तो अगर आपकी कमीज पर व्हाइट कपड़े पर बॉल पेन का धब्बा लग जाए तो हम उसे मिथाइलेटेड स्पिरिट में डुबाते हैं और उसके बाद साबुन और जल से धो देते हैं। और अगर आपके किसी भी कपड़े पर, व्हाइट कपड़े पे खाना खाते हुए सब्जी गिर जाए तो सब्जी का धब्बा हटाने के लिए साबुन और जल से उसे धोना पड़ता है और उसके बाद धूप और हवा में विरंजित करना पड़ता है। जो बच्चों हमारी सनलाइट होती है, दैट्स अ वेरी गुड ब्लीचिंग एजेंट, बहुत अच्छा विरंजन है वो। अगर धब्बा तब भी नहीं उतरे तो जैवल जल से उसको हम विरंजित कर लेते हैं। चिकनाई का धब्बा। अगर चिकनाई का धब्बा कहीं पर भी लग जाए तो गर्म जल से और साबुन से धोना चाहिए या फिर ग्रीस, विलायक, पेट्रोल, मिथाइलेटेड स्पिरिट से उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए और लास्टली गर्म जल और साबुन से धो लेना चाहिए। इंक स्टेन। स्याही के धब्बे को हटाने के लिए धब्बे को काटे हुए टमाटर और नमक से रगड़ लेते हैं और फिर जल से धो लेते हैं, या धब्बे को तुरंत फटे दूध या दही में आधे घंटे तक भिगोते हैं और फिर जल से धो लेते हैं। नहीं तो नमक और नींबू का रस लगाते हैं और आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं और फिर जल से धो लेते हैं। लिपस्टिक का दाग अगर आपके कपड़ों पर लग जाए तो मिथाइलेटेड स्पिरिट में उसको डिबाएं और साबुन और जल से धोएं, और अगर ये ऐसे नहीं उतरे तो ग्लिसरीन लगाकर कपड़े को नम और नरम करना होता है और उसके बाद साबुन और जल के साथ खंगालने से लिपस्टिक का दाग हट जाता है। चाय और कॉफी का धब्बा। अगर आपके ऊपर चाय या कॉफी कैसे भी गिर जाए कपड़ों पर तो धब्बे के ऊपर उबलता हुआ जल डालते हैं, धब्बे पर फिर बोरेक्स फैलाकर उसके ऊपर उबलता हुआ जल डालते हैं और अगर तब भी धब्बा नहीं हटता तो ग्लिसरीन में भिगाते हैं जब तक कि धब्बा हट ना जाए। और अब इस लेसन को वाइंड अप करते हुए एक बड़ा प्यारा सा कोट, टेक केयर ऑफ योर कॉस्ट्यूम
and your confidence will take care of itself. अपने कपड़ों का ध्यान रखिए. अगर आपके कपड़े जो हैं साफ सुथरे चमकदार हैं तो वही चमक आपकी आंखों में रिफ्लेक्ट होती है, आपके चेहरे पे रिफ्लेक्ट होती है, और ऐसा होने पर आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अपने आप बढ़ जाता है एंड यू फील गुड. और बच्चों, अब जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, गूगल फॉर्म का लिंक आपके सामने है. लेसन खत्म होते ही इसे खोलें, क्वेश्चंस के आंसर दें. पर एक बात याद रखना बच्चों कि अपना नाम, अपना आईडी, अपने स्कूल का नाम, स्कूल आईडी, सब कुछ बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रॉपरली आप भरें. एंड वी हैव वर्कशीट नंबर 4 फॉर यू, जिसमें यूनिट 4 के क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं. So now a very big thanks to all the students, all the teachers, our technical team and Team Home Science for attending today's lesson. Thank you all.